कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, कर्नाटक प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम अभय श्रीनिवास ओखा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे से जो मैं आपको हर स्टेट, इससे पहले मैंने रेलवे के सारे जोन्स को बताया, एक आपका रिमेंबर भी हो जाता है कि CM कौन से हैं और कौन से कैपिटल है। इससे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपको आसानी होगा। ये आपका डेली बेसिस पे रिवीजन भी हो जा रहा है। इस तरीके से मैं आपका पूरा स्टेट तैयार कर दूंगा। स्टेट के बाद फिर जितने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पे मैं स्टार्ट करूँगा, कब वो बने, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, उस पर भी जाऊँगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक का हमारा वीडियो ना देखा हो उस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से हमारे चैनल पे जितने वीडियोज़ आते हैं उसको देख सकते हैं। चलिए अब आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल में ही किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? Recently, which country once again hinted towards a proposal for the land transfer in the year 1996? Bhutan has proposed a solution package to resolve the border dispute. किस देश ने दिया है भूटान को भू विवाद सुलझाने के लिए? चाइना ने। चाइना ने एक समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र डोकलाम सहित के बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों में भूटान को देने का प्रस्ताव किया है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1996 में चीन ने भूटान को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की चारगाह भूमि के बदले उत्तर में 495 किलोमीटर की घाटियों वाले क्षेत्र को बदलने का प्रस्ताव रखा था। विशेषज्ञों के अनुसार चीन द्वारा यह भूटान की सीमा पर किया गया नया दावा है, जो भूटान को चीन के द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौते को मानने पर विवश करने के लिए एक नई रणनीति बनाया जा रहा है। चीन क्या चाह रहा है? जैसे अभी भारत से उसने उलझा, अब भूटान से भी वो सीमा विवाद जो सुलझाने के उसमें भूटान को प्रलोभन दे रहा है कि आप 1996 वाला जो प्रस्ताव था उस पर हम लोग आते हैं। आप उत्तर का जो 259 का, जो पश्चिम का जो 269 का क्षमा चाहता हूँ 269 स्क्वायर किलोमीटर का जो भूमि था, उसके बदले में आप उत्तर के साइड का 495 वर्ग किलोमीटर की घाटियों वाला क्षेत्र रखती है। अब इसमें क्या होगा, जब उत्तर की ओर जब भूटान लेगा तो इसका चीन का जो मेन मकसद है वो अरुणाचल प्रदेश की ओर केंद्रित है, ताकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने में हिस्सा कर सके। अब जो अक्साई चीन वाला जो एरिया था वहाँ पे तो चाइना, जो अभी फिंगर 4 ये सब हुआ, वहाँ पे चाइना को पीछे हटना पड़ा। अब वो अरुणाचल प्रदेश में नया विवाद शुरू करना चाह रहा है। China has proposed to give the disputed area in the north to Bhutan in exchange for the disputed western region, including Doklam. Under the settlement package, it noticed that earlier in the year 1996, China extended Bhutan to 269 km in the west. It was proposed to replace the area with the 495 square kilometer of the valley in the north instead of the pasture land. According to experts, the new claim on the border by the Bhutan for China could be new the strategy to force Bhutan to accept the proposed border agreement by the China. अब मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये है भूटान, चाइना ये है, ये देखिए ये है चाइना, ये है अरुणाचल प्रदेश। अभी आपने सुना होगा कि IMF की एक मीटिंग चल रही थी, वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, उसमें सभी देश थे, तो उसमें फंड देना था। एक भूटान में सांकेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है, तो जैसे कई देशों के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फंड देना था, उसमें भूटान के भी इसको देना था। तो चाइना ने उस वर्चुअल मीटिंग में अपोज किया था कि ये एक भूटान और चाइना का एक विवादित क्षेत्र है। चाइना का ये कहना है कि हमारा हिस्सा है। तो अब ये बताइए, इसको कौन समझाए? ये यहाँ पे बीचों बीच ये एरिया कैसे उसका हो सकता है? ये चाइना की बुद्धि पता नहीं कहाँ जा रही है, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये अरुणाचल प्रदेश, चाइना का क्या, अगर हम इस एरिया को ले लेंगे भूटान से, तो अब यहाँ पे जब आ जाएंगे तो इस एरिया से हम इधर भारत के असम पे भी
नज़र रख सकेंगे और ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी अपने मिला सकेंगे। अभी यहाँ पे 2017 में फ्रेंड डोकलाम में विवाद, वो ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना का। भूटान का जो सिक्योरिटी का पूरा पर्पस है वो इंडिया ने लिया, इसलिए डोकलाम में भारत और चाइना के बीच में उसमें हुआ था, झड़प का था। लेकिन उस समय झड़प नहीं था, उस समय बस नॉर्मल सा था, निकल गया। लेकिन अभी जो हाल में ही हुआ लद्दाख क्षेत्र में, उसमें तो हमारे 20 सैनिक भाई शहीद भी हुए और चाइना के तो 100 से ऊपर शहीद हुए हैं, 100 से ऊपर मारे गए हैं। हमारे जो बिहार रेजिमेंट के जो भाई थे, उन्होंने बिना हथियारों से उनको मार दिया, वो सब तो पूरा हथियार लेके आए थे। अब यहाँ पे जो भूटान का एरिया है, चाइना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे हम एंट्री ले लें, जिस वजह से वहाँ पे उसको भारत पे इधर दोनों तरफ नज़र रख सकेगा, भारत के और करीब आ सकेगा। अब ये यहाँ पे ये चाह रहा है चाइना कि हम यहाँ पे एंट्री ले लें। अब इस पूरे मीटिंग में जितने भी कंट्री थे, चाइना के इस बात को कोई माना नहीं और तुरंत सब लोगों ने भूटान को ये फंड दे भी दिया। अब इससे चाइना का जो हुआ, एक अपमान भी हुआ पूरे मीटिंग में, पूरे देश के सामने। लेकिन अब फिर चाइना चाह रहा है कि भूटान को प्रलोभन देके कि हम तुमको इधर का हिस्सा दे देंगे, ताकि वो हमेशा उसमें विवाद में फंसा रहे और ये हिस्सा उससे ले लेगा। फ्रेंड्स, ये है चाइना का फ्लैग है। चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में आप जानते ही हैं, शी जिनपिंग। चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? हाउ मेनी मोर मंथ हैज बी द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ द कंट्रीज नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL? इसका सही जवाब है 6 मंथ, 6 महीनों के लिए। वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को 6 और महीने बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है। वाडा ने कहा है कि प्रयोगशाला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण यह निलंबन को बढ़ाया जा रहा है। वाडा ने पिछले साल अगस्त में NDTL पर पहली बार 6 महीने के लिए निलंबन लगाया था। वैश्विक संस्था के नवीनतम परीक्षण निरीक्षण में पता लगा कि अभी भी कुछ मापदंडों को पूरा नहीं किया है। वाडा ने कहा है कि विश्व डोपिंग एजेंसी जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता दूसरी बार ये 6 महीने के लिए निलंबित की है। वाडा हैज एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ द कंट्री नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी by 6th month. WADA said that the suspension was extended as the lab was not in line with the international standard. In August last year, WADA suspended NDTL for the first time for the 6 month. The latest inspection for the global body has revealed that some of the criteria which has not been. WADA said that World Anti-Doping Agency has suspended the recognition of the National Dope Testing Laboratory in New Delhi for the second time 6 months. अब ये वाडा का क्या है कि उसको जो उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी, जैसे वाडा की जो इंटरनेशनल लेबोरेटरी, उसके जो मापदंड है उसके अनुरूप जो है, जो दिल्ली में बना है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, वो नहीं है। उनका कहना है कि अभी भी कुछ मापदंड ऐसे हैं टेस्टिंग के प्रोसीजर में, कुछ मशीन्स को लेके, जिस वजह से अभी भी वो चाहते हैं कि अभी 6 मंथ का और सस्पेंशन लगाए, ताकि इंडिया का जो NDTL है उसको और अच्छे से इम्प्रूव करे, ताकि वो इंटरनेशनल मापदंड है उस पर वो खड़ा उतर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया? फेमस बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हैज लॉन्च विद द हेल्पिंग ऑफ फॉर द वर्कर, विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड? इसका सही जवाब है प्रवासी रोजगार ऐप, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ऐप। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से मिल सकेंगी। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। सोनू सूद ने महाराष्ट्र के शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने के लिए खास बसों का इंतजाम किया था। Film actor Sonu Sood has launched Overseas Employment app to help the migrant labor
to find employment opportunities in the various sectors across the country. With the help of this mobile app, the information released to finding a job will be easily available. Sonu Sood has played a big role in taking migrant work labor trapped in the Mumbai to their hometown during the lockdown. Sonu Sood has arranged a special bus to transport migrant labor from Uttar Pradesh, to Bihar and other states of the cities to Maharashtra and their hometown. सोनू सूद, ये हैं सोनू सूद, आप पहचानते ही होंगे। इन्होंने 500 कंपनियां ऐसी हैं जो उन्होंने उनसे टाई अप किया है। उस ऐप में जो रोजगार प्रवासी रोजगार ऐप बनाया गया है, जिसको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ऐप भी हम लोग कह सकते हैं, उसमें 500 कंपनियां इन्होंने लिस्टेड की है, ठीक है। और ये पूरे भारत में भर्तियां होंगी। जैसे जो प्रवासी भाई मुंबई में काम करते थे हमारे, या महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में काम करते थे, अब लॉकडाउन रहने की वजह से वहाँ पे जो जिस भी बिजनेसमैन, ये बहुत ही गलत काम था, जो बिजनेसमैन के यहाँ काम करते थे उन लोगों ने टाइम पे उनको भी समय पे खाना देना चाहिए था, पैसा देना, ताकि वो लोग भी रह सके। उनके पास तो वही था, वो डेली बेवरेज वाले, डेली दैनिक भत्ते वाले मजदूर थे वो लोग। उन लोग को भी कुछ सोचना चाहिए था, बिजनेसमैन लोगों को वहाँ के। नहीं सोचा, वो एक अलग चीज़। लेकिन सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया था कि बसेस अरेंज करके उनको अपने गाँव भिजवाया, उनके गृह जिले भिजवाया। तो अब वो चाह रहे हैं कि जो लोग गए हैं अब उनको रोजगार में भी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सोनू सूद ने एक प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। इसमें 500 कंपनियां लिस्टेड की गई हैं। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। अभी जो ये ऐप लॉन्च हुआ है, ये 5 भाषाओं में लॉन्चिंग हुई है, जिसमें मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया और तमिल, ये 5 भाषाओं में अभी इस ऐप को लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी और भी भाषाओं को इसमें जोड़ा जा रहा है, ताकि पूरे भारत में इसको लॉन्च हुआ है, तो हर भारत के जो बाकी क्षेत्रीय भाषाएं उनको भी इसमें जोड़ सके, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जैसे अभी तेलुगु, आंध्रा, ये सब भाषाओं को उसमें जोड़ना है। सोनू सूद हैड टेक ए स्टेप फॉरवर्ड, लॉन्च एन ऐप प्रवासी रोजगार to offer support of worker finding in the right job opportunity in various sector across the country। और ये जो ऐप है जो सोनू सूद ने जो लॉन्च किया, ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां होंगी वो सिर्फ मुंबई में होंगी या महाराष्ट्र के क्षेत्र की होंगी। ये जैसे मान लीजिए आप, ये पूरे भारत के 500 कंपनियों से लिस्टेड है, और भी कंपनियां इसमें लिस्ट होंगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, अब उसको किसी कंपनी प्रवासी उस कंपनी जो है लखनऊ में उसको काम मिल जाए, बिहार का है पटना में काम मिल जाए, या फिर उसके गृह जिले जैसे कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर का हो, या गोरखपुर, वाराणसी आपके गुजरात में हो, तो उसको हर जगह उसके गृह जिले में काम मिल जाए। ये तो सबसे पहले उनका अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन अगर उस प्रदेश की राजधानी में भी उनको काम मिल जाएगा तो एक बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उन लोगों को, जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी फैल रही है, तो और हर सेक्टर के लिए होगा, ये पूरे देश में उन्होंने जॉब का प्रबंध किया है। ये बहुत ही अच्छा पहल सोनू सूद जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन से अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दे दिया है? विच कंट्री हैज ऑर्डर बाय यूएस टू क्लोज इट्स कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन? इसका सही जवाब है चाइना। चाइना ने हाल में ही कहा है कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया। चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा। यह कदम ऐसे वक्त आया है जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है। China has recently said that the US has ordered its close the consulate in Houston. China has described it as an abusive and inappropriate step which will damage the relationship between the two countries. This step has come at the time when the tension of the growing between the world two largest economies। देखिए, ये है चाइना का मैप आपको। अब ये ह्यूस्टन जो है, जो यूएस में कॉन्सुलेट है चाइना का, वहाँ पे बंद करने का, इसी को बंद करने का आदेश है। वहाँ के कॉन्सुलेट को यूएस ने बोला है कि 72 आवर्स में आप या तो चाइना से अपना प्लेन मंगाइए, या आप कैसे भी अमेरिका छोड़ के आप चाइना चले जाएंगे। अच्छा, ये इसलिए अमेरिका ने फैसला लिया है क्योंकि जो वहाँ के जो कॉन्सुलेट या उस ऑफिस के जो प्रीमिसेस के जो लोग थे, उनको
दूता डॉक्यूमेंट्स को जलाने के, अमेरिका ने ड्रोन से देखा था कि उस कॉन्सुलेट में कई डॉक्यूमेंट्स को जलाया जा रहा था, जिससे अमेरिका ने ये कहा कि ये बहुत ही गलत है, और वहाँ के लोग कुछ जासूसी की भी उसमें गतिविधि में पाए गए थे, जिस वजह से अमेरिका ने बहुत कठोर फैसला लिया है। और अभी हाल में आपको पता है जैसे कोरोना महामारी फैला, तो कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर विश्व में कहीं हुआ है तो वो अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में नियर अबाउट 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है कोरोना से, और 35 लाख से अधिक लोग वहाँ संक्रमित हैं। अमेरिका सबसे पहले नंबर पे, अमेरिका के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद भारत है। अब ये सबसे इसीलिए यूएस ने इतना हार्ड स्टेप उठाया है कि कॉन्सुलेट को वहाँ के क्लोज करने का। उनके वहाँ के जो एम्बेसडर, उनको सीधे बोल दिया काउंसलर को कि आप 72 घंटे में होस्टन छोड़ के आप चले जाएंगे, या आप चाइना से अपने लिए प्लेन मंगाएं, या आप कैसे भी जाएं, पर आप अमेरिका से आप चले जाएंगे। उस पूरे ऑफिस प्रेमिसेस के जितने स्टाफ हैं सबको भी बोल दिया गया है कि आप इसको खाली कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता के लिए गुलबैकियन पुरस्कार किसने जीता? Who has won the Gulbenkian Prize for the Humanity? इसका सही जवाब है ग्रेटा थुनबर्ग ने। स्वीडन की 17 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए पहले गुलबैकियन पुरस्कार नामित किया गया। वह जलवायु के लिए एक स्कूल हड़ताल की संस्थापक हैं और सबसे प्रभावशाली पर्यावरण कार्यकर्ताओं में से एक रूप में जानी जाती हैं। Greta Thunberg, a 17-year-old environment activist from Sweden, was named the winner of the first Gulbenkian Prize for the Humanity. She is the founder of the school Strike for the Climate and is known as one of the most influential environment activists. ये 17 साल की है मात्र। ये देखिए ये ग्रेटा थुनबर्ग है, इनको एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। ये फर्स्ट प्राइज जीती थी, पहली बार इनको गुलबैकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये मात्र 17 साल के उम्र में ये जीती हैं। इनका जो कोट है, जो इन्होंने कहा है, दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस ह्यूमैनिटी हैज एवर फेस्ड, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन लाइक ऑन अ फेसबुक। इतनी बड़ी बात इन्होंने आसानी से कह दी कि ये जो कोरोना महामारी और जो इन्वायरमेंट के साथ जो छेड़खानी हो रहा है कि सभी पेड़ को काट दिया जा रहा है, नदियों को रास्ता बदलने के लिए वहाँ मिट्टी बनाए कंस्ट्रक्शन कर रहे, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस है ह्यूमैनिटी को। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप बस फेसबुक पे लाइक करें या कमेंट करें। उनके इसके जो उन्होंने कदम उठाया था स्कूल के लिए, उसके लिए उन्हें गुलबैकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी का अवार्ड मिला। ये मात्र 17 वर्ष के हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम जारी रखने के लिए निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया? टू व्हाट डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द इंस्ट्रक्शन इशूड फॉर द आईटी एंड द बीपीओ कंपनी टू वर्क फ्रॉम होम? इसका सही जवाब है 31 दिसंबर 2020। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईटी कंपनियों और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बीपीओ के सहित अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने 21 जुलाई 2020 को इसको लेकर निर्देश जारी किए। घर से काम करने के लिए समय सीमा जो पहले थी कि 31 जुलाई थी, उसको अब 31 जुलाई तो समाप्त हो रही है। वर्तमान में आईटी कंपनियों के लगभग 85% कर्मचारी घर से काम करें, केवल अति महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारी ही कार्यालय जा रहे हैं। The central government has extended the deadline for the work from home to 31st December 2020 for the IT companies and other service providers, including business process outsourcing (BPO), in the view of growing corona cases, the government has issued instruction on 21st July 2020. The deadline for the working from home was expiring on 31st July. The currently about 85% of the employees of the IT companies are working from home, and only employees during the most important work are going to the office premises. अच्छा, जो कोरोना का केस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है फ्रेंड, जिस वजह से केंद्र सरकार ने, जैसे आईटी कंपनियों सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं,
तो उनका क्या था कि पहले आईटी केंद्र सरकार ने कहा था कि 31 जुलाई 2020 तक सभी आईटी कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन अभी भी कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे, पीक पे बढ़ते ही जा रहे हैं और इतने बड़े कि भारत टॉप 3 में आ गया है। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे ब्राज़ील, नंबर 3 पे इंडिया आ गया है। अब इस कारण केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम अब ये 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। अब 31 दिसंबर 2020 तक आईटी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, बीपीओ के जो एम्प्लॉय हैं, ओएसपी के जो एम्प्लॉय हैं, वो वर्क फ्रॉम होम में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मशहूर मंदिर के आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल होस्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑन द ओकेजन ऑफ आदि महोत्सव जुलाई अगस्त? इसका सही आंसर है ए, मीनाक्षी टेम्पल। आदि महोत्सव तमिलनाडु के किसान द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। यह महोत्सव तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अम्मान या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से अत्याधुनिक और विशेष के आश्चर्यों में से गिना जाता है। Adi Mahotsav is a festival celebrated by the farmer of the Tamil Nadu. This festival is celebrated on the 18th day of the Tamil month. Meenakshi temple is also called Meenakshi Amman or Meenakshi Sundareshwar temple. Meenakshi Sundareshwar temple, located in Madurai, Tamil Nadu, is counted among the wonders of the modern world in the term of architecture. जो आदि महोत्सव है, जैसे तमिलनाडु का जो उनका जो कैलेंडर, तमिल कैलेंडर जो है, उसका जो 18वां दिन होता है, उस दिन आदि महोत्सव मनाया जाता है। वहाँ पे जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है वो मदुरई में स्थित है। मदुरई जो है वो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। आपको मीनाक्षी टेम्पल का लुक मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मीनाक्षी टेम्पल। मैं तो ये कभी कभी सोचता हूँ कि आज हम इतने बड़े स्काई स्क्रैपर बन रही हैं इंडिया में या वर्ल्ड में बन रही हैं, उस समय जब ये मीनाक्षी टेम्पल बना था उस समय क्या इतना साइंस एडवांस था, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी जो इतना सुंदर मंदिर बना है। आप साउथ में जाइए, साउथ में इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, आप देख के हैरान। तिरुपति मंदिर देखिए, आप कन्याकुमारी के मंदिर देखिए, ये नहीं समझ में आता है कि इतने बड़े बड़े मंदिर, ऊंचे ऊंचे मंदिर और इतने नक्काशीदार मंदिर, और ये जो गुंबद उम्बद जो बना हुआ है, कैसे उस समय इतनी भारी भारी चीज़ें उतने ऊपर तक लिफ्ट की जाती थी। ये है आदि फेस्टिवल का, वहाँ पे झंडा फहराया गया था मीनाक्षी टेम्पल में। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो के पलानी स्वामी हैं। तमिलनाडु के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम अमरेश्वर प्रताप शाही है। मीनाक्षी जो तमिल कैलेंडर है फ्रेंड्स, तमिल कैलेंडर का जो 18वां दिन पड़ता है उसी दिन आदि फेस्टिवल मनाया जाता है। ये तमिलनाडु के जो किसान भाई हैं वो मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को आयोजित करना चाहता है? इन विच कंट्री डज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई वांट टू ऑर्गेनाइज द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020? इसका सही जवाब है डी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में बीसीसीआई आईपीएल 2020 को जो 13 एडिशन होगा इसको ऑर्गेनाइज करना चाहता है। एशिया कप और टी20 विश्व कप तो कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। टी20 विश्व कप अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण कोरोना के भेंट नहीं चढ़ेगा और इसे संयुक्त अरब अमीरात में कराया जा सकता है। आईपीएल 13 इससे पहले भी, सबसे पहले भी आईपीएल 13 का जो शेड्यूल था वो 29 मार्च को होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण उस वक्त इसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर दिसंबर तक में आईपीएल का 13 जो संस्करण है वो यूएई में कराया जा सकता है। द एशिया कप and the T20 World Cup were cancelled due to the corona epidemic. The T20 World Cup was
to played in Australia in October-November, but it has been cancelled due to Corona. It is being said that the 13th edition of the Indian Premier League (IPL) will be not offered to Corona can be done in United Arab Emirates. IPL 13 was supposed to start on 29th March this year, but it was postponed due to Corona epidemic. कोरोना के कारण ये जो पूरे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, इसको कैंसिल कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, T20 वर्ल्ड कप हिस्सा, लेकिन कोरोना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अब जो आईपीएल जो है, उस आईपीएल को यूएई में कराया जा रहा है। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये नेशनल फ्लैग है। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। ये आप देखिए यूएई का ये मैप है। अब इसमें जो यूएई का ये मैप है, ये देखिए अबू धाबी जो है ये इसका कैपिटल है और दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है। अब यूएई के अगर हम ईस्ट साइड में देखें तो ओमान पड़ता है, नॉर्थ में देखें तो पर्शियन गल्फ पड़ता है, इधर वेस्ट के साइड नॉर्थ वेस्ट में कतर पड़ता है, वेस्ट साउथ में अगर देखें तो सऊदी अरब पड़ता है। ये अबू धाबी जो है यूएई का सबसे बड़ा कैपिटल है और दुबई जो है यूएई का बिजनेस हब है, पूरे वर्ल्ड का बिजनेस हब हो गया है। ये यूएई का नेशनल फ्लैग है। यूएई की जो करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम कहते हैं उसको। और यूएई में इस बार आईपीएल का 13 एडिशन कराए जाने का प्रस्ताव बना रही है बीसीसीआई। अभी कोई शेड्यूल तो नहीं आया, लेकिन प्रस्ताव है कि हो सकता है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में वहाँ पे मैच आईपीएल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डेवलप्ड ड्रोन बाय द इंडियन आर्मी बाय डीआरडीओ? डीआरडीओ द्वारा जो स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है उसका नाम भारत रखा गया है। भारत चीन तनाव के बीच डीआरडीओ ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के प्रस्तावित नियंत्रण रेखा एलएसी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का एक स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है। भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दी हुई गया है। भारत ड्रोन को डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इस ड्रोन को विश्व के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। The DRDO has developed the high-quality drone amidst the Indian-China tension. The drone has named India or Bharat. Our own indigenous drone named Bharat has been created for the accurate surveillance for high-altitude area and mountainous area of Line Actual Control (LAC) of the Eastern Ladakh. The India drone has been handed over to the Indian Army. The Bharat drone has been manufactured at DRDO laboratory in Chandigarh. That this drone can be listed as the world's most elegant and the lightweight surveillance drone. ये देखिए इंडियन आर्मी के द्वारा ये ड्रोन को बनाया, ये स्वदेशी भारत ड्रोन चीन पर रखने के लिए, और इसको सेना को इसको मिलने से ये सेना के लिए बहुत बड़ा शक्तिशाली चौकीदार के रूप में काम करेगा। अब इस सेना को जो पहाड़ी जैसे एलएसी का जो एरिया है वहाँ बहुत पहाड़ है, तो वहाँ पे आप अब ड्रोन के माध्यम से जो सेना है हमारी वो चाइना की गतिविधियों पे नज़र रख सकेगी। ये देखिए ड्रोन इतना लाइट वेट बनाया गया है जिसका कोई हद नहीं, और इसको इतना चुस्त माना गया ये कहीं भी चला जाएगा। इसका जो एक बार अगर इसको पूरा चार्ज कर दिया जाएगा, ये कम से कम 6 to 7 आवर्स का इसका बैटरी बैकअप रखा गया है डीआरडीओ द्वारा। ये बहुत ही अच्छा डीआरडीओ ने एक उपकरण बना के हमारी भारतीय सेना को दिया है। इससे हमारी सेना की ताकत और बढ़ी है और चाइना इससे और रहेगा कि चाइना की कोई भी गतिविधि होंगी उस पर हम लोग आसानी से नज़र रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय गीत के नाम पर संबलपुर जिले के विलोप गांव का नाम बदल दिया है? उड़ीसा गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड विलोप विलेज इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर इट्स पॉपुलर फोक सॉन्ग रंगबत्ती जो है वहाँ के सॉन्ग पे
बिलुंग गांव का नाम चेंज किया गया है। उड़ीसा सरकार ने जिला संबलपुर के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबत्ती बिलुंग रख दिया है। दरअसल लोकप्रिय गीत रंगबत्ती के गीतकार मित्र भानु गौटिया का जन्म इसी गांव में हुआ था। रंगबत्ती गीत को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से सुना गया था। रंगबत्ती को भारत की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से गढ़े जाने का अनुष्ठान अनूठा गौरव प्राप्त है। यह गीत पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बहुत लोकप्रिय गीत माना गया है। The Odisha government has changed the name of Bilung village in district Sambalpur to Rangbatti Bilung. Actually, the lyricist Mitra Bhanu Gautia of the popular song Rangbatti was born in this village. The song Rangbatti was first heard through the Akashvani. The Rangbatti has the unique destination for being recreated in many other regional language of India. This song is very popular in West Bengal, झारखंड, बिहार एज वेल एज छत्तीसगढ़। देखिए ये बिलुंग जो सॉन्ग है ये इस पे ये इस तरीके का वहाँ पे डांस होता है और ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो संबलपुर के जो बिलंग गांव है वहाँ के जो गीतकार थे मित्र भानु, उनके नाम पर उस गांव का नाम कर दिया कि रंगबत्ती बिलुंग। ये देखिए मैं आपको उड़ीसा का ये उड़ीसा का मैप, ये देखिए इंडिया के मैप में उड़ीसा का ये क्षेत्र यहाँ पड़ता है। इसके नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पड़ता है, इधर आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है, ऊपर झारखंड पड़ता है और इधर आपके वेस्ट बंगाल का एरिया पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ का ये स्पेशली मैप, इसमें जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के जो बिलंग गाँव है वहाँ का नाम रंगबत्ती बिलुंग कर दिया गया है। ये जो है गणेशी लाल हैं, ये उड़ीसा के वर्तमान के राज्यपाल गवर्नर हैं। ये उड़ीसा के करंट मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे है उड़ीसा प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपडेट होती है सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसे देख सकें। और ऐसे ही हमारे डेली करंट अफेयर्स को देखने के लिए और हमारा डेली देखने के लिए सहायता करें और डेली करंट अफेयर को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।